जवानी में हम अपने अल्हड़पन में, नासमझी में ना जाने कितने काम कर जाते हैं, जिसे बाद में याद करके कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी। वह एक ऐसा समय होता है जब चुनौतियां कबूल करने में बहुत मजा आता है। कॉलेज के दिनों में हमारे ग्रुप ने भी एक चुनौती कबूल कर ली जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे लोकप्रिय ग्रुप था, इसलिए कॉलेज के लोकल इलेक्शन में हम जीत भी गए थे। अब पूरे साल कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शन होने थे उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी थी और हम उन्हें सही से निभा भी रहे थे। हमारा दुश्मन ग्रुप जिसका नेता रॉकी था वह हमसे बहुत जलता था। कोई मौका नहीं छोड़ता था हमें नीचा दिखाने का, पर हर बार मुंह की खाता था। एक दिन उसको मौका मिल ही गया। हम सबको डरावनी फिल्म देखने का बहुत शौक था। हॉलीवुड की हर डरावनी फिल्म हमने देख रखी थी। रॉकी के पापा फिल्म डायरेक्टर थे। हाल ही में उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनाई थी। सुनने में आया था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी वह पूरी फिल्म एक कमरे में बैठकर दिखा दे। क्यों रॉकी, सुना है तेरे पापा ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अजीब सी शर्त रखी है। रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा। अजीब नहीं है, यह सच है। ओपन चैलेंज है। तुझ में है हिम्मत तो कबूल कर ले, रॉकी ने चिढ़कर कहा। अरे तो डरता कौन है, जाकर लिया कबूल। ऐसी बकवास डरावनी फिल्में बहुत देखी हैं। रोहित उछल कर बोला। अबे क्या शादी है जो बोल रहा है कबूल है, अभिषेक ने उसे चुप कराते हुए बोला। अरे रॉकी रहने दे भाई, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। वैसे भी फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं, अभिषेक ने बात संभालते हुए कहा। डर गए सब के सब, पता था मुझे नहीं होगा तुमसे, रॉकी इतराते हुए बोला। देख रॉकी, हम डरे नहीं हैं। फाइनल पेपर है कुछ दिनों में और हम सब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं, विक्रम रॉकी के नजदीक आते हुए बोला। 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे तक एक कमरे में बैठकर तुम्हें वह फिल्म पूरी देखनी ही तो है, बस और क्या है। या तो कह दो कि तुम यह नहीं कर सकते, रॉकी ने उन्हें फिर से चढ़ाते हुए कहा। ठीक है रॉकी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। कोई और आए ना आए पर मैं 2 घंटे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वह फिल्म देख लूंगा, रोहित ने चैलेंज मंजूर करते हुए कहा। क्योंकि हम सब पक्के दोस्त हैं, इसलिए रोहित को अकेले तो भेज नहीं सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी हम सबको इस चैलेंज में कूदना ही पड़ा। रॉकी ने अपनी शान झाड़ने के लिए अपने पापा के एमपी थिएटर में हम सबको बुला लिया। चैलेंज यह था कि हम सबको वह फिल्म 3D चश्मा पहनकर देखनी है और पूरी फिल्म खत्म होने से पहले हम में से कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आ सकता। हम कुल 10 लोग थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। हम सब अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ लेकर अंदर थिएटर में पहुंच गए। यह कैसा चैलेंज मंजूर किया है तूने रोहित? तुझे पता है मुझे अपने पापा से झूठ बोलकर आना पड़ा, अर्पिता नाराज होते हुए बोली। शश, चुप करो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, सब अपना चश्मा पहन लो, रॉकी ने हम सबको शांत करते हुए बोला। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं 2 घंटे बाद बाहर, अगर तुम सब चैलेंज जीत गए तो, वरना पहले ही मुलाकात हो जाएगी, रॉकी हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। फिल्म शुरू हुई। फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी थी क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज एकदम आंखों के सामने नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है।
अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गई। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो। यह सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला, अरे यार, क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी और जब उसकी सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। तभी अर्पिता ने घबराकर थिएटर की सीढ़ियों को देखते हुए बोली, ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही उस फिल्म में वह चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह चुड़ैल उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे से चीखी। श्वेता ने अपने कान बंद कर लिए और सीट से उठने की कोशिश करी, पर यह क्या वह सीट से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं सीट से चिपक गई हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, श्वेता ने रोते हुए बोला। रुक, मैं आता हूँ, मैं तुझे उठाता हूँ। तू बहुत डर गई है, ऋषि बोला। पर ऋषि अपनी चेयर से उठ ही नहीं पा रहा था। अरे यह क्या, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूँ, यह क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी चेयर से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहाँ पर बैठा रखा है और वह हमें हिलने ही नहीं दे रही, प्रीति ने डरकर बोला। प्रीति के ऐसे बोलते ही एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सबका गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मांस वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हमारे ऊपर हमला किया। मास्क में से दिखती उसकी लाल आंखें और बाहर निकले हुए दांतों ने हमें डरा दिया और हम सब चीख पड़े। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अभिषेक ने अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों से हटाया। सामने कोई चेहरा ना पाकर उसने लंबी सांस ली कि अचानक वही चेहरा चीखता हुआ उसकी आंखों के आगे आ गया। अभिषेक शायद उस दहशत को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अभिषेक को बेहोश देख विक्रम चिल्लाया, सब अपनी आंखों से इस चश्मे को उतार दो, ना यह चश्मा रहेगा और ना हमें यह आकृतियां इतनी सामने दिखाई देंगी। सबने चश्मा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए पर किसी से भी चश्मा उतरा ही नहीं। जिस तरह हम सब अपनी चेयर से चिपक गए थे, वैसे ही वह चश्मा भी शायद हमारी आंखों से चिपक गया था। तभी एक खूंखार सी दिखने वाली चुड़ैल सिनेमा के स्क्रीन से निकली और उसने अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया। हम सब दहशत और डर के मारे कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि इस चुड़ैल के काले नाखून लंबे होते चले जा रहे थे। भाग हम सकते नहीं थे, इसलिए उन नाखूनों को अपनी तरफ आते देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज कोई तो कुछ करो, किसी तरह यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ भूतों ने कब्जा कर लिया है। यह तो भूतिया सिनेमा हॉल लगता है, श्वेता रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोली। हम सबने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नाखून हमारे चेहरे तक पहुंच गए थे। चीख चीख कर सबका गला दर्द कर गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। वह नाखून हमारी आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता।
आंख खुली तो हम सब एक बड़े से रूम में थे। आसपास डॉक्टर और नर्स खड़े थे। तभी रॉकी के पापा आ गए। कैसे हो तुम सब बच्चों? अब सब ठीक लग रहा है? शायद बहुत ज्यादा ही डर गए थे तुम लोग। नहीं अंकल, वो हुआ यूं कि श्वेता बोलने ही वाली थी कि मयंक ने उसे चुप करा दिया। चलो अब तुम आराम करो। आओ रॉकी, इन्हें आराम करने दो, कहकर अंकल चले गए। उनके जाने के बाद सब मयंक पर चढ़ गए कि उसने श्वेता को बताने क्यों नहीं दिया। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या बताते कि हमारे ऊपर सचमुच भूतों का हमला हुआ था? कोई मानता हमारी बात को? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। यह बात अब सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। किसी को कभी भी हमारे इस अनुभव के बारे में मत बताना। कोई भी नहीं मानेगा और जितना जल्दी हो सके इसके बारे में भूल जाना। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वाकई में उस दिन थिएटर में हमारे ऊपर भूतों का हमला हुआ था, या वह हमारी कल्पना थी, या फिर हमारा डर। जो भी था, पर आज तक हम सबके जहन में वह बात अब तक बसी हुई है। रात का वक्त है। जोरों की बारिश हो रही है। साए साए की आवाज करती तेज हवाएं पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही है। बीच बीच में कड़कती बिजलियां बरसात को और भयावह बना रही है। इस भरी बरसात में शहर की बिजली गुल हो चुकी है। ईंट के बने कंपाउंड के बीचों बीच घर का डोर बेल बज उठता है। डोर बेल जब तीसरी बार बजता है तब बिस्तर पर सो रहे एक शख्स की नींद खुल जाती है। वह बिस्तर पर से उठते हुए आवाज देता है, देवीलाल, देवीलाल। जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ाकर उठते हुए कहता है, मालिक देखो कौन है बाहर। दरवाजे के पास पहुंचकर वह पूछता है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब हैं? देवीलाल दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखलाई पड़ता है। वह उससे पूछता है, क्या बात है? वह शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। देवीलाल कौन है देवीलाल? उसकी बातें पूरी भी नहीं होती है कि डॉक्टर साहब की आवाज आती है। देवीलाल शख्स से कहता है, आप यहीं ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर कहता है, मालिक कोई आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त कहकर डॉक्टर साहब कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वे शख्स से पूछते हैं, क्या बात है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो अच्छा रहता। वह शख्स हाथ जोड़कर कहता है। इतनी रात में और बारिश भी हो रही है। ऐसे में डॉक्टर साहब कहते कहते रुक जाते हैं। फिर वे कहते हैं, ठीक है चलता हूँ। वे कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोट से बॉक्स उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। वे शख्स से पूछते हैं, तुम कैसे आए हो? जी मैं पैदल आया हूँ, शख्स उनसे बॉक्स लेते हुए कहता है। वे देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें दे देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी के समीप चले आते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर वे दूसरी तरफ का दरवाजा खोल देते हैं। वह शख्स उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उससे रास्ता बताते रहने को कहते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बताते जाता है। कुछ दूर जाने पर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कहाँ रहते हो तुम?
शख्स, पास में ही गांव है करजान। अच्छा, तुम करजान में रहते हो? करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा। तुम पहुँचे कैसे? इस बरसात में कोई सवारी मिली थी, डॉक्टर साहब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ मिली, इसीलिए तो मैं आपके पास पैदल पहुंचा, शख्स आगे की तरफ देखते हुए कहता है। डॉक्टर साहब, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? 2 दिनों से उसे बुखार है। पास के एक दवाखाने से मैंने हाल बताकर उसे दवाएं दी, पर उससे उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बारिश भी 2 दिनों से हो रही है। इस बारिश में उसे कहीं दिखाने कैसे ले जाता? गाड़ी तो है, लेकिन कुछ दिनों से वह भी खराब पड़ी है। इस बारिश में कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है। आज मैं दोपहर में ही शहर आ गया था, इस उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़ेंगे, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आ गया। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर वह एक हवेली दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर डॉक्टर साहब गाड़ी को कैंपस के अंदर घुसा देते हैं। शख्स गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, आइए। वह डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली के एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी एक बूढ़ी औरत दिखती है। शख्स कहता है, ये मेरी माँ है। डॉक्टर साहब बॉक्स से आला निकालकर उनकी नब्ज की जांच करते हैं। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखते हैं। इन्हें टाइफाइड है। 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके साथ 7 दिनों तक एक एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार चलेगा, कहकर वे एक पुर्जा पर दवाई लिख देते हैं। फिर वे कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगी? एक काम करो, गाड़ी की पिछली सीट एक डब्बा होगा, उसे लेकर आओ। शख्स थोड़ी देर में डब्बा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब डब्बे से इंजेक्शन और सिरिंज निकालकर उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं। वे शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहते हैं, इसे रख लो। गोली दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स, आप कल कब आएंगे? इंजेक्शन 24 घंटे में 1 बार पड़ना है। इस लिहाज से मैं कल रात 9 बजे आऊंगा, कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी घनघना उठती है। डॉक्टर साहब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से शख्स की आवाज आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं हैं? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, कहाँ? शख्स, जहां आप कल रात में आए थे, हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ, कहकर डॉक्टर साहब रिसीवर क्रेडिल पर रख देते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद वे शख्स से कहते हैं, बुखार अब उतर चुका है, अब इन्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, दवा देते रहना। 4 दिन के बाद मैं इन्हें देख जाऊंगा। शख्स, डॉक्टर साहब आपकी फीस और दवाई के पैसे कितने हुए? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूंगा, कहकर डॉक्टर साहब हवेली से निकल जाते हैं। 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव पहुंचते हैं। वे सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं।
वे सोचते हैं कि करजान तो रास्ते में ही है, क्यों न इसी समय उसे देख लिया जाए। देखना ही तो है। अब तक तो वो ठीक भी हो गई होगी। वे ड्राइवर से करजान चलने को कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं। वे गाड़ी से उतरकर हवेली के कंपाउंड में घुस जाते हैं। वे दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की सीकरी से दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन न तो दरवाजा खुलता है और न ही अंदर से किसी की आवाज आती है। फिर उनकी नजर दरवाजे के नीचे लगे ताले पर पड़ती है। ताला देखकर वे मन ही मन कहते हैं, ये लोग कहाँ चले गए? क्या बात है बाबूजी? आवाज सुनकर डॉक्टर साहब पीछे की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एकटक से देखे जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये ताला क्यों बंद है? ये लोग कहीं गए हैं? बूढ़ा आदमी, कौन लोग? डॉक्टर साहब, वही लोग जो इस हवेली में रहते हैं, माँ बेटे। बूढ़ा आदमी, कौन माँ बेटे? डॉक्टर साहब, वही माँ जो कुछ दिन पहले बीमार थी, जिसका इलाज मैं कर रहा था। बूढ़ा आदमी, ये कब की बात है? डॉक्टर साहब, 3-4 दिन पहले की। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी, मैं इस हवेली की देखरेख करता हूँ। मेरा नाम बंसी है। डॉक्टर साहब, तब तो तुम्हें सब पता ही होगा। आइए कहकर बंसी चाबी से ताले को खोल देता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली के अंदर जहां तहां मकड़े का जाला है। वे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस कमरे में ले चलो। बंसी उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा दिखता है। वे बंसी को लाइट जलाने को कहते हैं। यहाँ लाइट है कहाँ? लाइन को कटे बरस बीत गए। बल्ब तो है पर जलते कहाँ हैं? कहते हुए बंसी खिड़की खोल देता है। बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिख जाता है, जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी रहती थी। वे कहते हैं, इसी बिस्तर पर तो वे लेटी रहती थी। कमरे में बल्ब भी जला करता था। चलिए बाबूजी, बाहर चलते हैं। कहते हुए बंसी खिड़की का पल्ला लगा देता है। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डॉक्टर साहब की नजर दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर चली जाती है। 2 तस्वीरों को बारी बारी से दिखाते हुए वे कहते हैं, यही दोनों तो थे। बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये मालकिन हैं, जमींदार साहब की पत्नी। और दूसरा प्रताप का फोटो है, मालिक के इकलौते पुत्र। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हवेली से बाहर निकलते हुए वे मन ही मन कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? वे गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने को कहते हैं। रात के 9 बजे घड़ी 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। रिसीवर उठाकर डॉक्टर साहब कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर साहब, आप अभी तक आए क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम जानते हैं कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे। आपकी फीस आपकी गाड़ी की सीट पर रखी है। डॉक्टर साहब, आज से 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज बुखार था। 3 दिनों से हम लोग बुखार से तप रहे थे। उतने ही दिनों से जोरों की बारिश भी हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए हुए थे। मैंने न जाने टेलीफोन से कितने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, पर सबने बारिश का हवाला देकर घर आने से मना कर दिया। घर में गाड़ी तो थी पर वह भी स्टार्ट नहीं हो पाई।
और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फोन किया होता तो हम सब बच गए होते। इतने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें सीट पर एक लिफाफा दिखता है।